का सिलेबस इस बार बच्चों का बना हुआ है सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि भाई आपको क्लास 11th में पढ़ा दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, क्लास 12th में सीबीएसई ने दे दिया आपको मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इस बार मेजर चेंज आपके सीयूईटी के सिलेबस में ये आया है बच्चे कि आपको माइक्रो पढ़नी है, आपको मैक्रो पढ़नी है, तो दोनों ही क्लासेस की एक एक बुक्स पार्ट है आपके सीयूईटी के सिलेबस का। एंड बच्चे इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि क्लास 12 की मैक्रो तो मैम हमें फिर भी आती है क्योंकि अभी अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं तो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्लास 11th में जो माइक्रो पढ़ी थी ना अब वो याद नहीं है। उस टाइम तो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता थे, लेकिन अब माइंड से वो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं स्किप। तो बच्चे बस फिर आप ये जो सीयूईटी के लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी इसी प्रिपरेशन की जो स्पीड है उसको डबल करने के लिए, आपके टाइम को सेव करने के लिए, एंड क्योंकि आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो भी आपने अपने डोमेन में चूज करे हैं, आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है, आपको जीईटी भी पढ़नी है, तो आई नो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम पर, तो आपका काम कर दिया है मैंने आसान। और आज के सेशन में हम लोग हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि फुल ऑफ ग्राफ्स है बच्चे, उसके जितने भी ग्राफ्स हैं आज के सेशन में हम करने वाले हैं वो सारे के सारे ग्राफ्स कवर्ड। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर देते हैं हम हमारे ऑल ग्राफ्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिनको आज के सेशन में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। बट बिफोर दैट बच्चे हमें एक बारी अगर हम सीयूईटी के सिलेबस पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि ये जो आपका सीयूईटी का सिलेबस है इस बारी का, इसमें अगर हम उसी पोर्शन पर जाएं जिसने बच्चों को कर रखा है परेशान, दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इस इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैम कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमें ग्राफ समझने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने आपका जो इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है उसमें सिर्फ एक ही ग्राफ समझना है, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ग्राफ समझना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि अभी हम समझने वाले हैं। देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में बच्चे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, TUMU, आपको डिमांड, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सारे ग्राफ्स को समझना होगा। तो अगर आप ये एक एक करके करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आज के सेशन में एंड तक बने रहें ताकि आपका काम ये एक बारी में ही खत्म हो जाए। ओके, देन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे कॉस्ट से रिलेटेड कर्व्स, रेवेन्यू से रिलेटेड कर्व, आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आपको बहुत सारे कर्व्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंड आपकी 4th यूनिट में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन में आपको मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से हमारा मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होता है, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ना है, तो जो कि हम अभी कवर करेंगे। एंड आपकी जो यूनिट 5 है इसमें आपने पढ़ना है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर से रिलेटेड ग्राफ। तो इतना सारा काम है, उसको कर देते हैं आसान, फटाफट से शुरू कर देते हैं समझने ये सारे के सारे आज ग्राफ। ओके, तो देखिए बच्चे सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से, जिसमें आपको सिर्फ एक ही कर्व और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं समझने। तो ये है बच्चों का कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ओके, PPC जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे हम PPF भी कहते हैं, या फिर जिसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, देन बच्चों को अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये जो आपका PPC है ये कॉनकेव शेप्ड होता है। कैसा होता है? कॉनकेव शेप्ड होता है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब मैम कॉनकेव शेप्ड क्यों था? बच्चों ये कॉनकेव शेप्ड होता है आपके इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, यानी कि जब आपने एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो दूसरे गुड की जो यूनिट्स आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो सैक्रिफाइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है, और इसी वजह से ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये भी ज़रूर याद होगा कि मैम हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स भी हो सकता है, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कब हो सकता है? तो देखिए बच्चे ये आपका कॉन्वेक्स तब होता है जब आपकी जो MOC है यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड ये स्ट्रेट लाइन तब होता है जो आपकी MOC कांस्टेंट होती है, MOC कांस्टेंट हो। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कब कौन सी शेप हमारे PPC की हो सकती है। अब अगर हम लोग और आगे बात करें तो मैम हम लोगों ने PPC से कुछ शिफ्ट एंड रोटेशन जैसा भी पढ़ा था, फटाफट से वो भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें हमारे PPC में होने वाले शिफ्ट के बारे में, ओके, तो बच्चे आप ये याद रखिए कि आपका जो PPC है वो शिफ्ट कैसे करता है? वो शिफ्ट करता है
या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है, ओके, राइट में शिफ्ट हो गया, या फिर आपका पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है, यानी कि वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि आपका पीपीसी शिफ्ट ही क्यों करता है। देखिए बच्चे, पीपीसी शिफ्ट करता है जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इनमें चेंज आए, दोनों ही गुड्स के लिए। किसके लिए? दोनों ही गुड्स के लिए, ओके। अब अगर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो गई, वो इम्प्रूव हो गई, तो हमेशा जो आपका पीपीसी है जब भी कोई पॉजिटिव चेंज आएगा तो वो राइट वर्ड जाता है, ओके, ये चला जाता है आपका राइट वर्ड। लेकिन यही अगर रिसोर्सेज कम हो जाएं या फिर आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए, डिक्लाइन कर जाए, तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि ये कोई नेगेटिव चेंज है। तो हमेशा तब आपका जो पीपीसी है वो शिफ्ट कर रहा होता है लेफ्टवर्ड। कहाँ? लेफ्टवर्ड। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी शिफ्ट होता है तो जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज आता है वो दोनों ही गुड्स के लिए होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन अगर हम बोलें कि मैम रोटेशन जैसा भी कुछ पढ़ा था हमने, तो बच्चों ये है आपका पीपीसी, ओके। रोटेशन में ये होता है बच्चे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज में ही चेंज आता है, वो या तो इम्प्रूव होती हैं, बढ़ जाती हैं, या फिर आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। लॉजिक यहाँ पर अभी भी वही है, लेकिन शिफ्ट में मैंने कहा था कि ये होता है दोनों ही गुड्स के लिए साथ में। लेकिन रोटेशन में क्या लॉजिक है कि ये होगा लेकिन किसी सिर्फ एक ही गुड के लिए, ओके। तो अगर हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई या रिसोर्सेज बढ़ गए सिर्फ हमारे गुड एक्स के लिए, तो यहाँ पर हम गुड एक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये बाहर की तरफ को पीपीसी हो जाता है रोटेट। लेकिन यही अगर रिसोर्सेज कम हो गए, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, किसके लिए? सिर्फ गुड एक्स के लिए, तो हमारा जो पीपीसी है वो अंदर की तरफ को शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि अब हम इसका कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ बेचारे गुड वाई के साथ हो जाए। गुड वाई के साथ क्या हो गया? गुड वाई जो है अगर उसके रिसोर्सेज बढ़ गए या उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो गुड वाई का प्रोडक्शन होने लगेगा ज़्यादा, ओके। हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, गुड एक्स का प्रोडक्शन वहीं पर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि इसका जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई या फिर जो इसमें रिसोर्सेज यूज़ होते हैं वो ज़्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाता है वाई गुड के लिए अंदर की तरफ, ये रोटेट कर जाता है इस तरीके से, ओके। शिफ्ट करेगा यहाँ, रोटेट करेगा यहाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है कि कब शिफ्ट करेगा, जब दोनों ही गुड्स के लिए रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी होते हैं चेंज। लेकिन ये रोटेट तब करेगा जब किसी एक गुड के लिए ही रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में आता है चेंज। अभी डिपेंड करता है पॉजिटिव चेंज तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चेंज तो अंदर की तरफ, ओके। अब आ जाते हैं हम आपके यूनिट 2 पर, विच इज कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ग्राफ्स देखने हैं, तो फटाफट से एक एक कर शुरुआत कर देते हैं सबको समझने की। देखिए सबसे पहले हमें देखना है टीयू एंड एमयू का ग्राफ, जो बच्चों को मुझे लगता है कि याद जरूर होगा। देखिए तो हमने टीयू यानी कि टोटल यूटिलिटी, एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों को डिपिक्ट करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो बच्चे आपका ये जो टीयू है ये इस तरीके से जाता है, राइट, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, उसके बाद ये डिक्लाइन करने लगता है। ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं आपके मार्जिनल यूटिलिटी की, तो बच्चे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये है आपका टीयू, ओके। और ये जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ये उस पॉइंट पर 0 होती है जहां पर आपका टीयू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जहां पर आपका टीयू मैक्सिमम है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 हो जाएगी, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से कुछ नीचे को जाती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और ये कहाँ पर 0 हो जाती है? आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी या आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0। कहाँ पर? जहाँ पर आपका टीयू है मैक्सिमम, ओके। और इसी पॉइंट पर जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है 0, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी, ओके। तो आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ सैटिटी वो है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हो जाती है 0। तो ये था आपका टीयू और एमयू के बीच का रिलेशन कि पहले टीयू इंक्रीज होता है, कब तक? जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ठीक है।
TU अपने मैक्सिमम पर होता है कब? जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। एंड TU हमारा फॉल करने लगता है कब? जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की साइड को आ गई है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गई, यहाँ पर ये पॉजिटिव थी, यहाँ पर ये 0 है। तो ये था आपका TU एंड MU के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका ग्राफ। ओके मैम, नेक्स्ट हमने क्या देखना है? हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझना है। अब बच्चे यहाँ पर मैं आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम समझते हैं, हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक है आपका कार्डिनल अप्रोच, एक है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, लेकिन आपका जो ये CUET का सिलेबस है बच्चों, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। मैम क्या मेंशन्ड है? अगर बच्चों ने ध्यान से सिलेबस पढ़ा हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपको समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच से समझना है। यानी कि हम यहाँ पर कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी कि जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते थे, बजट लाइन वगैरह पढ़ते थे, वहाँ पर हम जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालते थे, आपको वो नहीं पढ़ना है। तो आपका थोड़ा सा काम आसान हो चुका है, और आसान कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस अप्रोच को समझ के। ओके, तो देखिए आपको क्या समझना है? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखना है यूटिलिटी अप्रोच से, जिसमें हम दो केसेस पढ़ते हैं। एक होता है आपका 1 कमोडिटी केस, एक होता है 2 कमोडिटी केस। तो आपका यहाँ पे ग्राफ कैसा रहता है? अगर आपको याद हो तो 1 कमोडिटी केस में हमने बच्चों कहा था कि कंज्यूमर उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 1 कमोडिटी, यानी कि हम लोगों ने माना कि वो गुड X है, बराबर होती है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ गुड X। तो अभी अभी क्या आपने ये पढ़ा कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, राइट? तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चे, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कुछ इस तरीके से जाती है। एंड आपकी ये जो प्राइस लाइन जाएगी, ये जो आपकी प्राइस होगी गुड की, वो ऐसे जाएगी। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर है? जहाँ पर ये एंड ये प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, ये है आपकी प्राइस ऑफ X। दोनों बराबर कहाँ पर है? जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है हमारे 1 कमोडिटी केस में। तो आई होप आपको ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ना है बस, वो बिल्कुल क्लियर हो। ओके, अब मैम हमने इसके बाद क्या देखना था? तो हमारा ये कवर हो चुका है, हम लोगों ने ये ग्राफ देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड। मैम डिमांड तो हमें अच्छे से याद है, लॉ ऑफ डिमांड तो हम लोग लाइफ टाइम तक याद रखने वाले हैं, बिल्कुल नहीं भूलने वाले। तो चलिए फिर, आपको अगर याद है तो हम लोगों के लिए इसका रिवीजन और भी इजी होने वाला है। सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ डिमांड से याद कर रखा है बच्चों ने कि यहाँ पर हमारे पास प्राइस है, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिड्यूस हो जाती है, हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल जाता है। यानी कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। यही इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। ये हो जाता है आपका डिमांड कर्व। अब ये तो हर किसी को याद है, बट समझने वाली बात है इससे रिलेटेड दो। सबसे पहला कि डिमांड कर्व में शिफ्ट कब होता है? जैसे हमने पीपीसी में कहा कि पीपीसी में शिफ्ट होता है, पीपीसी में रोटेशन होता है, हमने लॉजिक समझा। सिमिलरली आपको लॉजिक समझना है, सिर्फ चीजों को रटना नहीं है। हर ग्राफ के पीछे का मीनिंग, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर दो चीजें देखनी है कि ये जो हमारा डिमांड कर्व है बच्चे, ये शिफ्ट कब होता है, और दूसरा कि इसमें मूवमेंट कब होता है, जिसे हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं डिमांड कर्व में शिफ्ट के बारे में बात करूं तो बच्चे शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ खड़े हैं, आपने अपने फ्रेंड से कहा थोड़ा सा शिफ्ट हो जा, तो आपका फ्रेंड यहाँ तो यहाँ चला जाएगा अपनी पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट में, या फिर अपनी पोजीशन से थोड़ा राइट में, ठीक है। तो बस फिर शिफ्ट का मतलब भी यही है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर आपका डिमांड कर्व है बच्चे, अगर ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, शिफ्ट का मतलब क्या है? अपनी जगह से उठकर आगे चला गया, तो ये हो जाता है आपका राइटवर्ड शिफ्ट, जैसा हमने पीपीसी में भी देखा था। तो ये क्या है आपका डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ओके। सिमिलरली अगर ये अपनी जगह से उठकर लेफ्ट में चला जाए डिमांड कर्व, तो ये हो जाता है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये था आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व डीडी,
और यहाँ पर ये राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड हो सकता है शिफ्ट। अब शिफ्ट क्यों होता है, आपको क्या इसके पीछे का रीजन पता है? नहीं पता। तो शिफ्ट होने के पीछे ये रीजन होता है बच्चे कि जो डिमांड है हमारी, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आया है, लेकिन वो चेंज प्राइस में चेंज आने की वजह से नहीं हुआ है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा कि जब प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन शिफ्ट जब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो उसमें कहा जाता है कि ये जो डिमांड में चेंज आ रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, इसका कोई अभी लेना देना नहीं है उस गुड की खुद की प्राइस से, यानी कि उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है जिसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज है, बल्कि अदर रीजंस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से ये हो रहा है। तो अगर उन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और अगर उन्हीं अदर रीजंस की वजह से आपकी जो डिमांड है वो उस गुड की कम हो रही है तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लें अगर हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की, तो देखिए ये है आपका अगेन डिमांड कर्व। ठीक है, अब ये जो आपका डिमांड कर्व आया है इसमें मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नाम इसका पूरा क्या है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ये थी, इस पर क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो प्राइस है वो कम हो गई। ओके, अब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? इनवर्स रिलेशनशिप क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। आप इस पॉइंट पर हैं अभी, ठीक है, इस पॉइंट पर है अपने डिमांड कर्व में। तो ये जब होता है, ये इस तरफ को शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ को शिफ्ट होगा, तो ये कहलाता है आपका एक्सपेंशन। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व दो तरीके से हो सकते हैं। एक्सपेंशन जब प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, इस पॉइंट पर थे आप, प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है आपकी? कम। इस पॉइंट से देखा जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, आप कहीं इस पॉइंट पर है। तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। तो ये होता है आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि आप डिमांड कर्व पर ही हैं और उसी पर आपका मूवमेंट चल रहा है। लेकिन शिफ्ट में क्या होगा? डिमांड कर्व पूरा का पूरा आगे या पीछे शिफ्ट हो जाता है। अब आपका ये जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, इसके पीछे का तो सिंपल सा लॉजिक है, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया भी, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से जब भी आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, यही रीजन है आपके मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का। जबकि यहाँ पर अदर फैक्टर्स जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, इन सारे रीजंस की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड कर रहा होता है शिफ्ट। ओके, अब हम लोगों ने डिमांड को भी देख लिया है, तो हमारा ये भी डन हो चुका है। बात करें अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो चलिए बच्चे फटाफट से हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है बच्चे, अगर मैं बात करूं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी हम लोगों ने क्या समझना है? देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जब हम ग्राफ्स बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, तो हम उसमें ये शो कर रहे होते हैं कि जब प्राइस में चेंज आया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर श्योर चेंज हुई, लेकिन वो चेंज कितना है? तो हम ये देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब इतना है तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में कितना है, उसमें ज़्यादा चेंज आया, उसमें कम चेंज आया, यही हम लोग देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है बच्चे कि जब आपकी, सबसे पहला केस हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई भी चेंज ना आए। ओके, तो परफेक्टली इनइलास्टिक बोल लीजिए, या फिर हम पहले ले लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक का। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपने प्राइस को चेंज नहीं भी करा है तो भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए, यानी कि अगर आपकी प्राइस यहीं पर भी है तब भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, तो यहाँ पर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। क्या है? ये आपका डिमांड का। ओके, सिमिलरली हम लोग दूसरा एक्सट्रीम ले सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक का, यानी कि आपकी प्राइस चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, आपकी प्राइस कुछ भी हो, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा सेम है। तो प्राइस चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो,
आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो आपका डिमांड कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है, जबकि परफेक्टली इलास्टिक में ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो ये दो केसेस आपको पहले तो याद रखने हैं। बट इसके अलावा हमारे पास और भी केसेस हैं बच्चे, जैसे कि आप और क्या केसेस देख सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, ये लेस देन यूनिट इलास्टिक हो, या फिर हम पहले समझ लेते हैं आपका यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है कि जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आया है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, दोनों की दोनों बराबर। लेकिन आपका दो केसेस का और बनता है यहाँ पर कि एक लेस देन यूनिट इलास्टिक, यानी कि लेस देन यूनिट इलास्टिक में क्या है, लेस देन यूनिट इलास्टिक का मतलब ये है कि जितना चेंज आपकी प्राइस में आया उससे कम चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आया है। कैसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपकी जो प्राइस थी पहले कुछ इतनी थी और उस पर क्वांटिटी डिमांडेड थी इतनी, ठीक है। लेकिन अब अगर जब आपकी प्राइस अगर इतनी थी तो लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, लेकिन अगर अब आपने प्राइस को इंक्रीज भी कर दिया इतना ज़्यादा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है बच्चे वो कम ही है, तो इस तरीके से जो आपका कर्व बनेगा ये बनता है आपका लेस देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक। ओके, लेकिन अगर यही हम कहें कि अगर प्राइस इतनी थी और आप उस पर क्वांटिटी डिमांडेड इतनी कर रहे थे और अब प्राइस में आपका जब थोड़ा सा भी चेंज आ गया, इतना सा ही चेंज आया, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, तो इस सिचुएशन में ये जो आपका ग्राफ बनेगा, यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा बच्चे, ये वाला जो आपका ग्राफ बनेगा ये बनता है आपका मोर देन यूनिट इलास्टिक का। मोर देन यानी कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया वो परसेंटेज चेंज, जो आपकी परसेंटेज चेंज था प्राइस में उससे ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो क्या थी, इन्फिनिटी थी। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी जीरो थी, बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा था। यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, और यहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन 1 है। ओके, चलिए अब हम लोगों ने हमारे यहाँ के सारे जो कर्व्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट कर्व्स थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उन सबको हमने कर लिया है कवर। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट यूनिट पर, विच इज प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से ग्राफ्स देखने हैं, तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं इस यूनिट में। इसमें आप पढ़ते हैं अपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को भी, इसमें आप कॉस्ट, रेवेन्यू, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए ग्राफ्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक करके सारे ग्राफ्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए फटाफट से इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप 3 स्टेजेस पढ़ रहे होते हैं। क्या है वो 3 स्टेजेस, चलिए पहले ये समझते हैं। देखिए ये है आपकी पहली स्टेज जिसको अभी हम समझेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इस बीच में रहती है आपकी सेकेंड स्टेज और फिर यहाँ से रहती है थर्ड स्टेज। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें अपने टीपी के बारे में, यानी कि टोटल प्रोडक्ट के बारे में, तो पहले तो बच्चे ये बिल्कुल इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, एंड फिर ये यहाँ पर पहुँचने के बाद से फॉल होने लग जाता है। ओके, ये क्या है आपका, ये है आपका टोटल प्रोडक्ट टीपी। लेकिन हम अगर बात करें हमारे किसके बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरीके से चलता है, देखिए तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले आपका इंक्रीज होता है, देन ये डिक्लाइन करने लगता है और फिर ये इस पॉइंट के बाद से नेगेटिव हो जाता है। तो आपको टीपी एंड एमपी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी यहीं से ही समझना होगा कि ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, ये है आपकी सेकेंड स्टेज एंड ये है आपकी थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में हमारा जो टीपी कर्व है और ये है आपका एमपी कर्व, तो आपका जो टीपी कर्व है बच्चे वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तब एमपी में क्या हो रहा है, हमारा एमपी भी राइज कर रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है कि आपका टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन अब डिमिनिशिंग रेट से,
इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टीपी हमारा डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, और जब टीपी हमारा डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो हमारा एमपी फॉल होने लगता है, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहता है। फिर क्या होता है कि जब हमारा टीपी फॉल करने लगता है, यहाँ पर टीपी क्या हो गया, टीपी यहाँ पर अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है, ठीक है। जब टीपी अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, उस पॉइंट पर जो हमारा एमपी है बच्चे वो 0 है, ये यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पर है, और यहाँ पर हमारा एमपी क्या है, 0 है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा टीपी डिक्रीज होने लगता है, हमारा टीपी फॉल होने लगता है, तब हमारा जो एमपी है बच्चे वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। ओके, तो ये थी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिसमें हमने देखा कि टीपीएमपी 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 किस तरीके से चल रहे हैं। ओके, तो इस स्टेज को कहा जाता है बच्चे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसको कहा जाता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसको कहा जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और इसको कहा जाता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है, आपका टीपी भी फॉल हो रहा होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, ये डिमिनिशिंग, एंड यहाँ पर आपका नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, तो ये हो जाते हैं आपके टीपी एंड एमपी के बीच का रिलेशनशिप, एंड यहाँ पर ये जो तीनों स्टेजेस चलती हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपका ये जो टीपी है बच्चे, यहाँ पर पहले टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा था, और उसके बाद से टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करने लगता है, तो वो पॉइंट जहाँ पर हमारा टीपी बिल्कुल अपने इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना बंद कर देता है, या फिर जहाँ से हमारा डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से, और जो ये पॉइंट है इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है अपने एमपी एंड एपी के बारे में। तो देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल लीजिए, या फिर आप इसको और किस नाम से जान सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोल लीजिए, या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोल लीजिए, ये सभी नाम है हमारे इसके लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। या फिर हम इसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आपने किसके बीच का रिलेशनशिप पढ़ा, मैम एक हमने टीपी देखा, एक हमने एमपी देखा, तो ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है, लेकिन अगर आपको टीपी एमपी के बीच का सिर्फ रिलेशनशिप भी बताना हो तो भी आप यही एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें हमारे एमपी एंड एपी के बारे में, तो टीपी एमपी देख लिया, अब एक बार एमपी एंड एपी के बीच का रिलेशनशिप हमें समझना है। तो देखिए, एमपी और एपी के बीच का रिलेशनशिप बहुत सिंपल है। एमपी को आपने अभी अभी देखा, कैसे देखा कि 3 स्टेजेस थे, पहले ये इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है हमारा ये एमपी, ठीक है। पहले हमारा इंक्रीज हुआ, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, उसके बाद से ये हमारा डिक्रीज होने लग गया है, फॉल होने लग गया, और उसके बाद से नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अब एमपी में क्या हो रहा है, देखिए बच्चे, आपकी जो एमपी की शेप है कुछ ऐसे जा रही है, और आपको समझना है कि एमपी एंड एपी साथ में किस तरीके से चलते हैं। तो देखिए, जब हमारा एमपी ज़्यादा है हमारे एपी से, यानी कि इस वाले पोर्शन में जब हमारा एमपी ज़्यादा है हमारे एपी से, तो यहाँ पर हमारा एपी इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो इस सिचुएशन में हमारा पहले एपी इंक्रीज होता है, एपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया है, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट पहले आ जाता है, लेकिन एपी का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है। तो जहाँ पर एमपी और एपी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एमपी और एपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को कट करें, मतलब कि एमपी और एपी जहाँ पर बराबर है, वहाँ पर जो हमारा एपी है ना बच्चे, वो अपने मैक्सिमम पर है। लेकिन ये याद रखिएगा कि एमपी का मैक्सिमम पहले ही आ जाता है। उसके बाद से जब हमारा एमपी लेस देन हो जाता है एपी, अब यहाँ पर एपी ऊपर है, एमपी नीचे है, तो यहाँ पर एपी ज़्यादा है एमपी से, तो उस सिचुएशन में हमारा एपी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका एपी जो है वो फॉल होने लग गया है। तो ये है रिलेशनशिप एमपी एंड एपी के बीच का, जो हम लोगों ने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। फाइन, अब मैम हमने एपी और एमपी देख लिया, अब हमें नेक्स्ट क्या समझना है। तो बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, अब हमें बात करनी है हमारी कॉस्ट कर्व्स के बारे में। चलिए फटाफट से आपके कॉस्ट कर्व्स देख लेते हैं। तो आपके जो कॉस्ट कर्व्स है बच्चे,
उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखना है, कॉस्ट कर्व्स मोस्टली सबको याद ही होंगे कि हमारे पास कौन कौन से कॉस्ट कर्व्स थे। तो देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, तो हम लोगों को पता है कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। भले ही हमारा जो आउटपुट है, यहाँ पर हम लोग आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हम कॉस्ट लेंगे, ठीक है। तो हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी यहाँ से नहीं शुरू होती, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ होती ही है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहीं से ओरिजिन से स्टार्ट हो जाती है और वो कुछ इस तरीके से जाती है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड अगर अब हमें देखना हो कि हमारी टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, तो मैम हमें ये याद है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट थी ना वो बराबर थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो अगर हम इन दोनों को साथ मिलाएं और इनका समेशन देखें तो हमने क्या कहा कि ये है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी टोटल कॉस्ट तो इन दोनों का समेशन है, तो यहाँ से कुछ जाती है आपकी टोटल कॉस्ट। तो ये है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड ये है आपकी टोटल कॉस्ट। ओके, तो टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी हमने तीनों को देख लिया है। अब इसको समझने के बाद हमें क्या देखना है मैम, हमने कॉस्ट कर्व्स को भी कंप्लीट कर लिया है, एक और हम लोगों ने माइलस्टोन अचीव कर लिया। ओके, अब हम लोगों को नेक्स्ट देखना है आपके रेवेन्यू कर्व्स। चलिए फिर फटाफट से, टिक तो तभी लगेगा जब आपको समझ आ जाएगा, तो पहले हम लोग रेवेन्यू कर्व देख कर आते हैं। ओके, बट रेवेन्यू कर्व से पे जाने से पहले बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि आपको एसी, एएफसी एंड एबीसी के बीच का रिलेशनशिप भी पता हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो कुछ भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, तो आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है बच्चे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है, ये है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। बात करें अगर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, तो ये यू शेप रहती है। ओके, एंड हमारा अगेन एवरेज टोटल कॉस्ट कह लीजिए या फिर एवरेज कॉस्ट कह लीजिए, ये समेशन होता है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो हमें पता है कि हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ऐसे जा रही है, हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, एंड हमारी जो एवरेज कॉस्ट है बच्चे वो कुछ ऐसे जा रही होती है। हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कुछ इस तरीके से जा रही होती है। तो ये थी आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाती है आपकी एवरेज कॉस्ट। ओके, तो यहाँ हमने एसी, एएफसी एंड एबीसी को भी समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है हमारा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में भी हम लोग किस तरीके से समझने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा टीआर, एआर एंड एमआर। ओके, तो हम लोग टीआर एंड एमआर को कैसे समझने वाले हैं, टीआर, एआर एंड एमआर दो केसेस में। सबसे पहला आपका परफेक्ट कंपटीशन एंड दूसरा समझेंगे हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में। तो सबसे पहले अगर परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो बच्चे यहाँ पर मैं अगर टीआर एंड एमआर के बीच की बात करूँ, तो आपका जो टीआर है ये ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग है एंड ये जो आपका एमआर है वो कुछ इस तरीके का रहता है। तो ये हो जाता है आपका टीआर एंड एमआर। अब अगर मैं बात करूँ आपके एमआर एंड एआर की, तो बच्चे परफेक्ट कंपटीशन के सिचुएशन में आपका एमआर और एआर दोनों बराबर होते हैं और आपका ये जो कर्व बनता है एमआर और एआर का वो एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को समझ लिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टीआर, एआर एंड एमआर की इम्परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहां पर किस तरीके से रहता है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो टीआर है बच्चे ये कुछ इस तरीके से रहेगा, इंक्रीज होगा मैक्सिमम पर एंड फिर फॉल हो रहा है। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा ही कुछ, अभी हम लोगों ने पहले भी ऐसा कुछ समझा है टीपी की सिचुएशन में, लेकिन ये आपका टोटल रेवेन्यू है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कर्व आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में कुछ इस तरीके से रहता है। दूसरा आपका ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अब अगर हम बात करें हमारे एमआर एंड एआर के बीच की, तो आपका ये जो एआर कर्व है वो इस तरीके से रहता है और एआर कर्व के नीचे से जाता है आपका एमआर कर्व। तो ये है आपका टीआर, एआर एंड एमआर इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझनी है बच्चे हमें आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी हम लोगों ने देखना है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो किस तरीके से बनता है। तो
तो ये जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना बच्चे, टिक के जैसा बनता है, ये कुछ इस तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन रहा होता है। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसी से रिलेटेड आगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को समझना है। ओके, तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है मैम, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है हमारा रेवेन्यू कर्व भी, तो ये भी हो चुका है डन। अब नेक्स्ट हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फटाफट से समझना है। तो देखिए बच्चे, ये जो आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है ये समझना बहुत ही सिंपल है और आपके सिलेबस में MCMR अप्रोच है, तो हम लोग उसी से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये ले लिया है, ठीक है। अब MCMR अप्रोच है, तो MC कैसे बनता है और MR कैसे बनता है, हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन के सिचुएशन में हमारा जो MR है वो हमारे AR के बराबर होता है और दोनों का ही कर्व कुछ इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हमने समझा था कि ये कुछ इस तरीके से जाता है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है, MCMR अप्रोच में हमारी दो कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोड्यूसर इस पॉइंट पर है इक्विलिब्रियम में। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जहाँ पर भी हमारा ये है MC कर्व, सबसे पहले जहाँ पर भी MC बराबर होगा MR के, और ये दोनों कहाँ बराबर होंगे, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर। ओके, अब ऐसे तो दो पॉइंट्स आगे, प्रोड्यूसर किस में इक्विलिब्रियम पर होगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इस कंडीशन के सेटिस्फाई होते ही MC मस्ट बी राइजिंग, MC मस्ट बी राइजिंग, यानी कि हमने वो वाला पॉइंट लेना है जहां पर MCMR बराबर है लेकिन उसके बाद से जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर तो हमारा MC एंड MR बराबर है एंड उसके बाद से हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो ये हमने समझ लिया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम MCMR अप्रोच से। तो मैम हमने ये सारी चीजें देख ली, क्या अभी भी इस यूनिट में कुछ और बचा है? बच्चे आपको एक सप्लाई समझनी है और एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, तो अब अगर हम आपके सप्लाई के बारे में बात करें तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा। तो वो अलग से कुछ करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है एंड उसमें कौन कौन से आपके ग्राफ्स रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में तो ये देखिए सप्लाई कर्व कैसा होता है। जैसे डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है बच्चे, सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो ही वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाएगा, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम रखेगा। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ जाता है, एक पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर आपका जो सप्लाई कर्व है ये हो जाता है अपवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पर है आपकी प्राइस और यहाँ पर है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड या फिर क्वांटिटी, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी हमने पढ़नी है दो बातें। अब वो दो बातें समझना आपके लिए अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक है आपके पास शिफ्ट और एक है आपके पास मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूँ आपकी शिफ्ट के बारे में बच्चे, तो देखिए अगेन अगर हम लोग शिफ्ट को समझें तो यहाँ पर भी सेम वही रीजन है कि ये आपका सप्लाई कर्व बन गया, ठीक है। ये बन चुका है आपका सप्लाई कर्व। अब अगर हमारी प्राइस के अलावा किसी भी और कारण की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड चला जाता है, ठीक है। तो ये चला जाएगा हमारा राइटवर्ड और ये कहलाएगा हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट कर चुका है। दूसरा हो सकता है कि आपकी प्राइस के अलावा जो बाकी के रीजंस है, जो बाकी के फैक्टर्स है, उनकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो गई है। तो अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट याद इतना रखना है आपको कि यहाँ पर प्राइस में चेंज की वजह से ये सब नहीं हो रहा है। एंड दूसरा हमारे पास था मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में हम लोगों ने क्या पढ़ना था कि ये थी हमारी सप्लाई, डिमांड कर्व भी आपको बार बार समझाई जा रही हूँ, ये थी आपकी सप्लाई, ठीक है। ये आपका सप्लाई कर्व था, ओके। अब
क्या था कि हमारा एक्सपेंशन हो सकता है सप्लाई में या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर प्राइस ये थी, उस पर क्वांटिटी सप्लाइड ये थी, ठीक है। अब अगर प्राइस बढ़ जाती है बच्चे, प्राइस बढ़ जाती है तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। इस पॉइंट से यहाँ चली गई, तो जब ये ऊपर की तरफ को गया तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही कहें कि अब इस पॉइंट से देखें तो प्राइस हमारी अगर फॉल हो गई है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल हो जाएगी। तो अगर ये नीचे की तरफ को आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे डिमांड कर्व में समझा था कि मूवमेंट के पीछे का रीजन क्या था कि प्राइस में चेंज हो, तब अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उस रीजन की वजह से मूवमेंट होता है। जबकि शिफ्ट में हमारा रीजन ये रहता है कि प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से यहाँ तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये यहाँ आकर हो जाता है आपका खत्म। हम लोगों ने सारे के सारे जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड ग्राफ्स को समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पर, विच इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। देखिए, ये है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें सब कुछ समझना बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, हम अगर देख लें कि हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में अगर याद हो तो हम कहते थे कि फर्म्स प्राइस टेकर हैं और इंडस्ट्री प्राइस मेकर हैं, राइट। हम यही कहते थे कि जहां पर हमारे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हमें प्राइस का पता चलता है एंड वही प्राइस यहाँ पर फॉलो करनी होती है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि इस तरीके से हमारा परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पर थी आपकी इंडस्ट्री जो डिटरमाइन करती है और यहाँ पर थी फर्म्स, ठीक है। तो जो फर्म्स थी वो प्राइस टेकर थी, इंडस्ट्री प्राइस मेकर थी, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैम हमें समझना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होती है। देखिए, मार्केट बच्चे इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होती है, सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर आपकी प्राइस है और यहाँ पर है क्वांटिटी, ठीक है। जहां पर आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड ये जो आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, ये डीडी ये एसएस, जहां पर ये दोनों जाकर इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी, वो पॉइंट होता है जहां पर आपको आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगी, आपको आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गई है, यहाँ पर आपको आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई है और ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका, ठीक है। ये हो जाता है आपका कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलता है, ओके। बट इसी से रिलेटेड हमने एक और चीज समझनी है, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। अब इन दोनों में क्या है फटाफट से चलिए ये देख लेते हैं। देखिए, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, डीडी एसएस, ओके। बात किसकी हो रही है मैम, एक्सेस डिमांड के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोगों ने एक्सेस डिमांड के बारे में बात की है बच्चे, तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सप्लाई से ज्यादा है। तो यानी कि आपकी जो डिमांड है वो ज्यादा है, आपकी जो सप्लाई है वो कम है। आप इक्विलिब्रियम में कहां पर थे, यहां पर था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यहां था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की, यानी कि जब आपकी जो डिमांड है बच्चे वो तो इतनी है लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो इतनी है, तो ये जो बीच का गैप आया यही है आपका एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि हमारी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ये जो गैप है यही है आपका एक्सेस डिमांड, ठीक है। यानी कि जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस से जो प्राइस है वो कम होती है, यहाँ पर क्या था, प्राइस कम थी, तभी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हुई। यानी कि जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस कम होती है तो होता है एक्सेस डिमांड, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है हमारे पास एक्सेस सप्लाई की। एक्सेस सप्लाई में क्या था, ये है आपका डिमांड कर्व डीडी, ये है आपका सप्लाई कर्व एसएस, यहाँ पर था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग ये कहें कि एक्सेस सप्लाई है, क्या है, एक्सेस सप्लाई, यानी कि आपकी सप्लाई को अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ सप्लाई कम है,
ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर जाकर आपकी सप्लाई आपकी डिमांड से ज्यादा हो रही है? मैम यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है और यहाँ पर डिमांड कम है, तो डिमांड इतनी ही है, सप्लाई इतनी है, तो ये है आपकी एक्सेस सप्लाई। अब मैम हमें यहाँ से वो वाला पॉइंट बिल्कुल समझ आ गया है कि जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होगी हमारी प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एक्सेस सप्लाई होगी, और अगर जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस कम होती है तो वहाँ पर होती है आपकी एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब मैम हमें और क्या समझना है? तो बच्चे हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन देख लिया, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम देख लिया है, हम लोगों ने एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई को भी लिया है समझ। अब एक चीज समझनी है, लेकिन ये चीज है थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, हमने यहाँ पर शिफ्ट समझने हैं। अभी तक आपने सेपरेटली समझा कि जब डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ आपने समझा सप्लाई कर्व में शिफ्ट हुआ, लेकिन क्योंकि हम अब मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कुछ सिचुएशंस लेकर चलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कि डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इन शिफ्ट्स में क्या क्या समझेंगे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चलिए हम इसको अलग से लिख के समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है शिफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। हम यहाँ पर एक केस देखेंगे कि जब शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, यानी कि हम लोग इक्विलिब्रियम में थे और सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फिर हम लोग दूसरा केस देखेंगे कि हम लोग इक्विलिब्रियम में थे लेकिन अब डिमांड कर्व वैसा ही रहा, सिर्फ सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गया, तो ये हो जाता है आपका शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, एंड फिर हम लोग तीसरी सिचुएशन देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे साइमल्टेनियस शिफ्ट, यानी कि जब डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों साथ में शिफ्ट कर जाए, तो हमने वही सिचुएशन समझनी है, साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पहली सिचुएशन देख लेते हैं कि जब सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। मैम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट में या लेफ्ट में? आपने तो दो सिचुएशंस बताई थी, तो बच्चे इसमें हम दोनों ही सिचुएशंस को लेकर चलेंगे कि आपका जब डिमांड कर्व राइट में गया और जब आपका डिमांड कर्व लेफ्ट में गया जब हम इक्विलिब्रियम में थे। तो सबसे पहले हम लोग इस केस को कवर करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि हम थे इक्विलिब्रियम में, ओके, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस थी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। अब क्या हो गया, जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। तो जैसे ही डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करा, अब हमें कौन सा पॉइंट देखना है जहां पर नया डिमांड कर्व, यानी कि ये वाला डिमांड कर्व हमारा सप्लाई कर्व जिसमें कोई चेंज नहीं है उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है कि जो हमारी प्राइस है वो हो चुकी है इंक्रीज। ठीक है, प्राइस हो चुकी है इंक्रीज, और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है या फिर जो हमारी जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी हमारी क्या हो चुकी है, इंक्रीज। दूसरी सिचुएशन अगर हम देखें कि मैम ये तो डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड ना जाए बल्कि हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए। ओके, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर पहले आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी ये, लेकिन अब जब आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर चुका है तो यहाँ पर जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है नई आ गई है और ये हो चुकी है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो गई है और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, तो प्राइस में भी डिक्रीज आ गया और क्वांटिटी में भी डिक्रीज आ चुका है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों में ही आ चुका है डिक्रीज। कब? जब हमने पहला केस समझा है कि हमारे डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, तो इक्विलिब्रियम पर कैसा इंपैक्ट पड़ा है। ओके, तो मैम हम लोगों ने समझ लिया है ये वाला केस सबसे पहले। अब हम अगर दूसरे केस के बारे में बात करें कि जब सप्लाई कर्व में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए अगर ये जो आपका सप्लाई कर्व है बच्चे, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका सप्लाई कर्व। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारा सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, ये आपका नया पॉइंट आ गया, पहले था आपका ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पर प्राइस इतनी थी इक्विलिब्रियम में और क्वांटिटी इतनी थी। अब अगर हम न्यू पॉइंट के बारे में बात करें तो प्राइस हमारी मैम इस पॉइंट पर फॉल हो चुकी है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है मैम, प्राइस तो फॉल हो चुकी है
लेकिन जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वो इंक्रीज हो चुकी है। ओके, अब अगर मैम इसका ऑपोजिट हो कि हमारा जो सप्लाई कर्व है, हमारा जो डिमांड कर्व है, हमारा जो सप्लाई कर्व है, अब मैम हमारा जो सप्लाई कर्व है जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस थी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, हमारा जो सप्लाई कर्व है मैम वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए, यानी कि वो कुछ इस तरीके से चला जाए, तो क्या होगा बच्चे, आप खुद ही समझ गए होंगे अब कि ये हो चुका है हमारा न्यू पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी प्राइस हो चुकी है इंक्रीज एंड क्वांटिटी हो चुकी है डिक्रीज। तो जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो प्राइस हो चुकी है इंक्रीज एंड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो चुकी है डिक्रीज। तो हम लोगों ने दूसरा केस समझ लिया कि अगर शिफ्ट डिमांड कर्व में ना होकर सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से चेंज होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे चेंज होते हैं। ओके, अब हम लोगों ने शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को भी कर लिया है खत्म। नेक्स्ट इज योर साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। बच्चे देखिए, अब यहाँ पर भी हमारे पास केसेस बन जाते हैं। कैसे केसेस? सबसे पहले हम लोग दो केसेस समझ सकते हैं। यहाँ पर कौन से हैं वो दो केसेस? देखिए, दो केसेस बच्चे आपके ये बन सकते हैं कि जब साइमल्टेनियस चेंज आ रहा है तो साइमल्टेनियस चेंज में साइमल्टेनियस इंक्रीज हो डिमांड में भी एंड सप्लाई में भी। ठीक है, तो दोनों में ही साइमल्टेनियस इंक्रीज हो, डिमांड में भी और सप्लाई में भी। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि साइमल्टेनियस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, किसमें? डिमांड में भी एंड सप्लाई में भी। तो हम इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइमल्टेनियस इंक्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें साइमल्टेनियस इंक्रीज के बारे में, तो हमने कहा ये था आपका डिमांड कर्व, ये था आपका सप्लाई कर्व। अब साइमल्टेनियस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ चुकी है, राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड में भी आ रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट आपका सप्लाई में भी आ रहा है, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों में ही जो इंक्रीज आया है वो बराबर का है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड और जो इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है वो दोनों के दोनों आपस में बराबर है। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है? उस सिचुएशन में आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है ये, और आप नोटिस क्या कर सकते हैं कि पहले इक्विलिब्रियम प्राइस थी ये एंड क्वांटिटी थी ये। अब जब साइमल्टेनियस इंक्रीज हुआ है, दोनों में हुआ है, यानी कि और दोनों में बराबर का इंक्रीज हुआ है, हमने ये माना है, तो यहाँ पर ये जो प्राइस है बच्चे, इसमें कोई चेंज नहीं आया, बस क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि प्राइस में नो चेंज है एंड ये जो आपकी क्वांटिटी है बच्चे वो क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है इंक्रीज। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? हम लोगों ने क्या बोला था कि साइमल्टेनियस इंक्रीज है। ठीक है, अब साइमल्टेनियस इंक्रीज है तो दोनों में बराबर का इंक्रीज आ गया। ये भी हो सकता है कि आपका जो डिमांड कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। अब अगर हम ये माने कि दोनों में ही इंक्रीज आ रहा है, लेकिन जो डिमांड कर्व में इंक्रीज आ रहा है वो ज्यादा है और जो आपका सप्लाई कर्व में इंक्रीज आ रहा है वो थोड़ा कम है, तो आपका नया पॉइंट ये है और आपका पुराना पॉइंट ये था। तो यहाँ पर प्राइस ये थी, यहाँ पर क्वांटिटी ये थी। अब नए पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जब डिमांड में जो इंक्रीज आया वो ज्यादा और सप्लाई में होने वाला इंक्रीज जो है वो कम है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गई है, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर प्राइस भी बढ़ गई है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अब इसी में एक तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है बच्चे। वो तीसरी सिचुएशन क्या है कि ये आपका डिमांड कर्व था, ये आपका सप्लाई कर्व था। अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों में ही इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बारी जो डिमांड कर्व में इंक्रीज आया है वो थोड़ा कम है और जो सप्लाई कर्व में इंक्रीज आया है वो ज्यादा है। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन गया है। आपका पुराना पॉइंट ये था, तो यहाँ पर थी प्राइस, यहाँ पर था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जबकि अब प्राइस ये हो चुकी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो फॉल हो चुकी है, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है बच्चे उसमें आया है इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे केसेस समझ लिए हैं। सेम वे में आप कौन से केसेस देख सकते हैं कि जब साइमल्टेनियस डिक्रीज हो रहा है हमारे किन में, डिमांड एंड सप्लाई कर्व में, वहां पर भी आप तीन केसेस इसी तरीके से बिल्कुल बनाकर देख सकते हैं कि सबसे पहला जब डिक्रीज हुआ दोनों में बराबर का डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन कि डिमांड कर्व में ज्यादा डिक्रीज आया और सप्लाई कर्व में कम आया। तीसरी सिचुएशन कि डिमांड कर्व में जो शिफ्ट आया वो कम था, डिक्रीज जो हुआ वो कम था, और जो सप्लाई कर्व डिक्रीज हुआ वो ज्यादा था। तो आप जब ऐसे डायग्राम्स बनाएंगे ना, आप खुद ही समझ पाएंगे कि क्या क्या उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया हमारा साइमल्टेनियस इंक्रीज, साइमल्टेनियस डिक्रीज। साइमल्टेनियस इंक्रीज में भी 3 केसेस थे, बराबर, एक में ज्यादा दूसरे में कम, या फिर दूसरे में ज्यादा पहले में कम। सिमिलरली साइमल्टेनियस डिक्रीज में भी हमने देख लिया है कि दोनों में बराबर का डिक्रीज हुआ, डिमांड में ज्यादा डिक्रीज सप्लाई में कम, या फिर सप्लाई में ज्यादा डिक्रीज डिमांड में कम। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके जो सारे टॉपिक्स थे आपके इस वाले यूनिट से रिलेटेड उनको कर लिया है खत्म अब, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स हो जाते हैं आपके डन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। अब आपकी ये जो एक लास्ट यूनिट और बचती है बच्चे, इसमें बहुत ही 2 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं और उन 2 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को हमें है समझना। एक है आपके पास प्राइस सीलिंग, ठीक है, एक है आपके पास प्राइस सीलिंग एंड एक है आपके पास प्राइस फ्लोर। ओके, दोनों कहते क्या हैं, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। एंड आई होप आप नोटबुक एंड पेन तब से लेके बैठे हुए हैं और अभी तक ये सब कुछ लिख लिया है, वरना कोई फायदा नहीं है आपका सेशन अटेंड करने का अगर आप चीजें समझ नहीं रहे, उनको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन आपको तब होगी जब एग्जाम से एक दिन पहले आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा और आपके पास नोट्स भी नहीं होंगे। तो अगर नोट्स होंगे तो एक दिन पहले आपको नोट से बस गो थ्रू होना है, आपको उन चीज़ों को फटाफट से देखना है ताकि अगले दिन जब आप एग्जाम दे तो आप एक रिलैक्स्ड माइंड से एग्जाम दे, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ के आपके पास नोट्स बने हुए हों। ओके, अब हम लोगों ने बात करनी है हमारी प्राइस सीलिंग के बारे में, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, प्राइस सीलिंग में भी हम लोग यही कहते हैं, ये डिमांड है, ये डिमांड कर्व है हमारा, ये हमारा सप्लाई कर्व है। देखिए प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस सीलिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें जो प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है ना बच्चे, वो प्राइस आपकी ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे कम होता है। क्या होता है, प्राइस सीलिंग में आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे कुछ कम प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने उस इक्विलिब्रियम प्राइस से, ये जो प्राइस था इससे कम कुछ प्राइस सेट किया है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम आती है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्लाई इतनी ही है लेकिन यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन अराइज हो गई है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पर प्राइस सीलिंग के सिचुएशन में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो जाती है, यानी कि लोगों को चाहिए ज़्यादा वो कमोडिटी, लेकिन उस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी या फिर उसकी जो सप्लाई कहिए आप वो कम है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है मैम हमारे पास, आपने बताई प्राइस फ्लोर, ठीक है। प्राइस फ्लोर में क्या होता है, प्राइस फ्लोर में बस इसका ऑपोजिट हो रहा होता है। जैसे कि पिछले केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस कुछ कम सेट करी, प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट इस इक्विलिब्रियम प्राइस से जो प्राइस सेट करती है ना वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट करी है, आपको ये याद रखना है, वो ज़्यादा है, जबकि प्राइस सीलिंग में इक्विलिब्रियम प्राइस से जो प्राइस सेट की जाती है वो होती है कम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है उसकी वजह से, आप देखिए आपका जो डिमांड कर्व है एंड जो ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी डिमांड सिर्फ इतनी ही है लेकिन उस चीज़ की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये जो डिफरेंस है क्या है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है का मतलब क्या है कि आपके पास एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन अराइज हो चुकी है, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग में एक्सेस डिमांड अराइज हो रही है, जबकि प्राइस फ्लोर में या फ्लोर प्राइस में आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो रही है अराइज। तो मैम क्या अभी तक हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है? बच्चे आप खुद चेक कर सकते हैं सिलेबस में जाकर अब कि कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें ग्राफ हो और आज हमने कवर ना किया हो। ओके, तो बच्चे ये था आज का हमारा एक क्विक रिविजन। किस चीज़ का क्विक रिविजन मैम? जितने भी क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स है ना, आज हमने देख भी लिए, हमने उन्हें बना भी लिया, ड्रॉ भी कर लिया और समझ भी लिए है कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था जो हमने शायद क्लास 11 में समझा था बट अभी भूल चुके हैं। तो नो वरीज बच्चे, मैटर ये करता है कि आप जो भी सेशन अटेंड करें उसके बाद जो भी आपका कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में वो एंडिंग में आकर खत्म हो जाए ना, तो बस वो सेशन समझ लीजिए कि सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये तो समझे हैं सिर्फ और सिर्फ आपने ग्राफ्स, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी सिर्फ ग्राफ से ही नहीं बनती बच्चे, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं
और आपके एग्जाम में ग्राफ के साथ ये सब कुछ भी आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन कर रहे हो, आप लोग अच्छे से अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रहे हो, किस फॉर्म में, जैसे क्वेश्चंस आपके सीयूईटी के इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कल 5 बजे, जहां पर हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्लास जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सीयूईटी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ लीजिए थोड़ी या फिर आधी पढ़ी, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है बाकी। तो अगर आप इसी तरीके से फटाफट से रिविजन करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्पीड डबल करना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा कल 5 बजे, जहां पर हम लोग कर रहे होंगे पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कवर। तब तक के लिए ये रिवाइज करते रहिए, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहिए एंड एंजॉय भी करते रहिए, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी दीजिए और अच्छे से सब कुछ करते रहिए। आपका सीयूईटी का एग्जाम डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तब तक के लिए बच्चे, थैंक यू सो मच।